सो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू यूपीएससी माइंडसेट विद वीर। क्या आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी का आंसर कैसे लिखना है या यूपीएससी में क्या चीज़ें आप लिखें कि आपके मार्क्स मैक्सिमम आए, या आपको आंसर का स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आता है, या आपको आंसर के अंदर कैसा कंटेंट जाना चाहिए आपको ये भी नहीं आता है, और आपको यही नहीं पता कि यूपीएससी के आंसर का फॉर्मेट और स्ट्रक्चरिंग कैसे हमें करना है। ये सब जो सवाल है ना साथियों, ये आपके इन वीडियोस के अंदर आपके सॉल्व होंगे, क्योंकि ये वीडियोस आपको एक मेंस आंसर एक्सपर्ट बना देंगे। और जब भी आप मेंस लिखेंगे वो आपका मेंस अवश्य क्लियर होगा, क्योंकि आप यूपीएससी का जो माइंडसेट है आप उसे समझ जाएंगे, और यूपीएससी के अंदर कैसे आंसर्स लिखने से आप यूपीएससी का मेंस क्रैक कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी के जीएस पोर्शन के अंदर 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं आप, और स्पेसिफिकली जब हम जीएस 1 की बात करें तो यहाँ पर 120 मार्क्स प्लस ला सकते हैं, जहां पर लोगों के सिर्फ 90 मार्क्स आते हैं। साथियों, ये है हमारा इस पर्टिकुलर चीज का उद्देश्य, ये सीरीज का उद्देश्य। आज का सेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, यूपीएससी 2024 के पीवाईक्यूज का, और हम यूपीएससी पीवाईक्यूज के ही बेसिस पे ये सब माइंडसेट जो है आपका डेवलप करेंगे। तो आइए साथियों बात करते हैं यहाँ पे जीएस 1 का 2024 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बाय द यूपीएससी, क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट द रिजल्ट्स। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई हम तुमसे एक कॉज पूछ रहे हैं और तुम्हें उसका इम्पैक्ट बताना है, और ये कॉज किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर इवेंट है। तो अगर सिलेबस देखोगे तो यूपीएससी सीधा सीधा बोलता है कि भाई हम तुमसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ठीक है, पर्सनालिटीज और इश्यूज के बारे में हम तुमसे मेंस में सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, तो इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो अब इस जो पूरे आंसर है इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में भी कौन सा अलग अलग प्रकार का इंट्रोडक्शन लिखना है, क्या हमें फैक्ट बेस्ड लिखना है, कि आयरनी बेस्ड लिखना है, कि एक्सप्लेनेशन बेस्ड लिखना है, ठीक है। तो ये भी चीज हम देखेंगे कि ज्यादा हमें मार्क्स कहाँ से और ज्यादा इफेक्टिव हमें कौन सा मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है ना साथियों जनरली 30 वर्ड्स का होना चाहिए, और इसमें आपको 1.5 नंबर्स, 1.5 से 1.75 नंबर्स तक मिल सकता है बेस्ड ऑन योर क्वालिटी ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट को जो कॉजेज थे, वी आर गोइंग टू राइट दैट कि भाई किन किन चीज़ों की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट आया, ठीक है। व्हाट वर द इवेंट्स, अब इवेंट्स दैट लेड टू, मतलब कॉज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हमें मेजर इवेंट्स की बात करने हैं, माइनर चीज़ों के बारे में नहीं बात करनी। फिर उसके बाद इसके वजह से रिजल्ट क्या रहा, मतलब इसका इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ये लोग। इम्पैक्ट भी हम लिख देंगे, और इम्पैक्ट के बाद फाइनली हम कंक्लूजन की बात कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन बिटवीन द लाइंस हमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिसकी वजह से यूपीएससी हमें एक्स्ट्रा 0.25 से 0.5 नंबर्स दे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे पेपर के अंदर, पूरे पेपर के अंदर लगभग 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकें। वो भी हम यहाँ पे हमारे सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई जो इनर लेवल है, इन बिटवीन द लाइंस है, वो हमें क्या यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करने से पहले साथियों, मेरे टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री बाय वीर प्रताप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में मैंने है भी, तो ये चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करी है। और यहाँ पे जो माइंड मैप है जो मैंने बनाया है, ये क्या है, सवाल क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट ना, और यहाँ पे फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट भी है जो भी ये बता रहा है कि व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, और ये कारण थे जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। बैठा का बैठा आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है, एंड जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका रिजल्ट जो है, दिस इज द रिजल्ट, ये चीज यहाँ पे आपसे बोली जा रही है। दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोवेटिव स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी। तो यहाँ पर बस अब अगर हम इसी चीज को बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हमें जो है कौन सा अलग अलग प्रकार का इंट्रोडक्शन करना चाहिए। सबसे पहले तो साथियों मैंने यहाँ पे जो है फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन की बात करी है, कि फैक्ट बेस्ड मतलब आप जो है बस उस इवेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिख देंगे। दैट इज कि यहाँ पे ये जो इवेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे के अंदर से एक नारा दिया था लोगों को, कि डू और डाई का नारा था ये।
जिसके अंदर लोगों ने क्विट इंडिया, और यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया बाय द कांग्रेस, और लोगों ने बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेट किया, और ये पार्टिसिपेशन का जो नंबर है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक तो ये इंट्रोडक्शन है, बहुत उम्दा इंट्रोडक्शन है, आप इसको ला सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे इंट्रोडक्शन है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज द इवेंट लेड इंट्रोडक्शन, कि ये सारे इवेंट्स थे जिसके वजह से, मतलब इन सारे चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट जो थे दैट वाज नेगेटिवली फेल्ट ऑन द इंडिया, एंड दैट इज व्हाई गांधी जी वाज फोर्स्ड टू ब्रिंग इन। अब दैट इज क्या हो जाएगा कि जापानीज का इन्वेजन थ्रेट्स, और जो जापानीज ने अलग अलग चीज़ें वहाँ पर करी थी, दैट इज इन द चाइना, इन द कोरिया, सो वहाँ उसके वजह से द थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेजन इनटू इंडिया वो भी एक कारण था जिसके वजह से इन्होंने यहाँ पे किया था, मतलब जापान की चीज़ें, क्रिप्स, एंड देन वर्ल्ड वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी भारत के ऊपर हो रहे थे। तो इम्पैक्ट लेड यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं कि भाई ये इम्पैक्ट्स की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। आयरनी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन रहेगा साथियों, लेकिन आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस होना चाहिए तभी जाके आप ये इंट्रोडक्शन करें, कि जो यूके था वो खुद प्रीचर था डेमोक्रेसी था, वो खुद प्रीचर था सिविलियन राइट्स का, वो खुद प्रीचर था फ्रीडम का, ठीक है। और जो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर लोग भाग ले रहे थे, दैट इज फ्रांस एंड ऑल, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के सीड्स हैं, और ये खुद प्रीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दे वर अनविलिंग टू फ्री इंडिया, सो इंडिया नाउ इट हैड डिसाइडेड टू टेक इट बाय फोर्स, ऐसा करके आयरनी, मतलब यूके द प्रीचर ऑफ डेमोक्रेसी वाज अनविलिंग टू फ्री इंडिया, and India, which was initially preaching non-violence, was now ready to take the particular thing, without, means was now ready to take the freedom from the Britishers without the intention of the British to give freedom to India. So ये irony based introduction यहाँ पे बहुत beautiful रहेगा। I would suggest कि आप इसके ऊपर जाए, या तो आप फैक्ट के ऊपर जा सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो है क्या, मतलब वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल था जो गांधी जी ने शुरू किया था, इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये अलग अलग प्रकार के इंट्रोडक्शंस जो है ना साथियों, यहाँ पर ये चीज़ के अंदर आएगा। देन जब हम कॉजेज की बात करें तो कॉजेज के अंदर मैंने यहाँ पे माइंड मैप के अंदर सीधा सीधा दिया है। अब कॉजेज क्या हैं, सबसे पहले तो ये था कि क्रिप्स मिशन जो 1942 के अंदर आया था वो फेल हो चुका था, और ब्रिटिश जो है इंडिया के कोई भी डिमांड्स को है ना वो फुलफिल नहीं करना चाह रहे थे। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा फेस किया जा रहा था बाय द पब्लिक, प्राइजेस हाई हो चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, इन्फ्लेशन ज़्यादा था, ठीक है, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं थे, बेसिक प्रोडक्ट्स, सो उसकी वजह से पब्लिक का डिसकंटेंट बढ़ गया। देन देयर वाज अ फीलिंग ऑफ इमिनेंट ब्रिटिश कोलैप्स, क्यों, बिकॉज ऑफ द जापानीज इन्वेजन, ठीक है, एंड ओके, सो फियर ऑफ इमिनेंट ब्रिटिश कोलैप्स, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा पावर में था, एंड 1942 तक वो बहुत ज़्यादा रिवर्सेस ब्रिटिश को दे रहा था, तो ब्रिटिश वाज ऑन द लूजिंग साइड इनिशियली। इसके अलावा यहाँ पे जापानीज भी भारत के ऊपर इन्वेड करने का मौका देख रहे थे, एंड उसके लिए इनको लग रहा था इंडियन लीडरशिप को कि उन्हें अंग्रेज़ों को भगा के खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा जापानीज के इन्वेजन के लिए, क्योंकि जापानीज का जो क्रूर हत्याकांड था जो कोरिया और चाइना के अंदर इन लोगों ने किया था, वो कहीं ना कहीं इंडियन लीडरशिप को जो है वो वेकअप कॉल था इंडियन लीडर्स के लिए। सो दैट इज व्हाई दे वांटेड टू रिमूव द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। सो ये अलग अलग कारण थे जिसके वजह से और ऊपर से इंडिया की गैर मंजूरी से इंडिया का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर डाल दिया गया। कोई भी पॉलिटिकल डिमांड्स वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। ब्रिटिश का जो सप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा था। जो रिक्रूटमेंट के तरीके थे वो ब्रिटिशर्स के बहुत ख़राब थे। जो 1940s के अंदर अंग्रेज़ों ने इंडिया को सप्रेस करना शुरू किया था और इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद 25,000 सत्याग्रही को जेल किया था, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण था। और इन सब चीज़ों की वजह से हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने एम दिया ऑफ अ फ्री इंडिया। फिर इसके बाद आप सीधा ही किस पे आ जाएंगे, ये डिस्कस करने के बाद कि कॉजेज क्या हैं, आप सीधा रिजल्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। रिजल्ट्स के अंदर क्या है कि भाई पॉपुलर अपराइजिंग हुआ, दैट इज यहाँ पे रिजल्ट्स क्या था कि गवर्नमेंट ने जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, यहाँ पे मेजर ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन 9th अगस्त, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है 9th अगस्त। एंड देन इसके बाद वाइड स्प्रेड पॉपुलर
पार्टिसिपेशन हुआ, मतलब बूढ़े बच्चे, महिला, सब कोई जो है यहाँ पर दे पार्टिसिपेटेड एंड दे अटैक द सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स का जो अथॉरिटी था ना, उस उन सभी चीज़ों को इन लोगों ने अंडरमाइन कर दिया। इसके अलावा क्योंकि सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, अब इंक्रीज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटी भी हुआ, जिसके अंदर उषा शर्मा, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। इसके अलावा यहाँ पे अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत करी गई। देन पैरेलल गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे फॉर्म किया गया, दैट इज बलिया, तमलुक एंड सतारा के अंदर, सतारा महाराष्ट्र के अंदर था, ठीक है। सो ये 3 एरियाज के अंदर इसको फॉर्म किया गया। देन फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैंने और पॉइंट्स ऐड किए, यंग लीडर्स जो हैं वो राइज हुए हैं, क्योंकि मेजर लीडर्स जो थे वो जेल में थे। तो यहाँ पर अरुणा असफ अली, जो कि अभी तक इतने फेमस लीडर्स नहीं थे, ऐसे यंग लीडर्स राइज हुए और उन लोगों ने लीडरशिप को आगे लेके गए। एंड सबसे बड़ी चीज ये थी कि दिस स्ट्रेंथेंड द सीड्स ऑफ इंडियाज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। और इसके वजह से कहीं ना कहीं आगे इंडिया को बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि अब जो है इंडिया ने बता दिया था कि इंडिया अब झुकेगा नहीं, इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। Okay, so this also statement you can make, that it south the street, it strengthened the seeds of India's resistance, increasing India's solitude towards their independence and making the Britishers feel that India will not bow now. ऐसा करके आप लिख सकते हैं। एंड देन फाइनली कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि while the Quit India movement did not secure immediate independence, it irrevocably weakened the British moral legitimacy to rule India, strengthened international sympathy towards India, and paved the way for post-war negotiations that needed in India, that led to, ठीक है, यहाँ पे लेड आ जाएगा, दैट लेड टू इंडियाज फ्रीडम इन अगस्त 1947। तो साथियों हमने यहाँ पे क्या किया, कंक्लूजन के अंदर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लेवल पे गए, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसका फेलियर हमने पूरी तरीके से उसको फेल्ड भी नहीं बताया, हमने यहाँ पे बताया कि भाई वो उस टाइम पे थोड़ा सप्रेस हो गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेलियर नहीं था, इट वाज अ सक्सेस। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में जो इंडिया ने यहाँ पे मिला इंडिया को, कि पोस्ट वॉर निगोशिएशंस के अंदर इंडिया का एक स्टैंड रहा, कहीं ना कहीं उसके वजह से आप यहाँ पे इंडिया के आज़ादी में मदद मिली। इसके अलावा यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी को भी इन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया था। सो दिस ऑल्सो यू कैन राइट इट लाइक दैट। ओके, सो इसी के साथ साथियों इस सेशन के लिए बस इतना ही। आप लोगों का प्यार बहुत आवश्यक है हमारे लिए, और आपका प्यार हमें मोटिवेटेड रखेगा। तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको अपने आंसर्स बेटर और करने हैं तो आप हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको आंसर सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। यूपीएससी मेंस क्लियर करवाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास है आपके जीवन में। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, आप सभी का स्वागत है ये वीडियो देखने के लिए।